हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज है 30 जनवरी और हम आज फिर एक करंट अफेयर्स के सेशन को लेके आए हैं जहां पे हम कल यानी कि 29 जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एज यूजुअल सीक्वेंस होता है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट का, तो हम वहां से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल था 29 जनवरी और सेलिब्रेट किया गया था न्यूज़पेपर डे हमारे इंडिया में। क्या मनाया गया था? 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है न्यूज़पेपर डे को। ठीक है, ये डे क्यों मनाया जाता है इसका हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो इस दिन यानी कि 29 जनवरी 1780 को, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम में हमारे इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर था उसे प्रिंट किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रिंट किया गया था? जो हमारे थे ऑगस्ट हिकी, जेम्स ऑगस्ट हिकी। जो हमारे जेम्स ऑगस्ट हिकी थे, उन्होंने हमारे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में उन्होंने हमारा पहला न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट कराया था। और उसका नाम क्या था? उस न्यूज़पेपर का नाम हम याद रखेंगे, उसका नाम था हिकीज बंगाल गैजेट। उसका नाम था हिकीज बंगाल गैजेट। ठीक है, तो याद रखेंगे 29 जनवरी 1780 को हमारे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जेम्स हिकी के द्वारा। और उस पेपर का नाम क्या था? वो था बंगाल गैजेट। अब हम बंगाल गैजेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम जाने तो देखिए ये जो है एक वीकली पब्लिकेशन थी। ठीक है, यानी कि ये जो न्यूज़पेपर था ये आपका वीकली वंस पब्लिश हुआ करता था। और इस न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन से जो है इंडिया में न्यूज़पेपर प्रिंटिंग जो है काफी ज्यादा और रेवोल्यूशनराइज होने लग गया। यानी कि लोग अपना ओपिनियंस इस न्यूज़पेपर के थ्रू और स्प्रेड करने लगे। अपने जो ओपिनियंस हो गए और गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी ओपिनियंस हो गए, तो लोग इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो है और अपनी बातों को रखने लग गए। तो याद रखेंगे ये है बंगाल गैजेट जो कि एक वीकली पब्लिकेशन हुआ करता था। और इस पहली बार ये कब पब्लिश हुआ था? 29 जनवरी 1780 को हमारे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। किसके द्वारा पब्लिश हुआ था? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे जेम्स हिकी सर। ठीक है, तो इन्होंने पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। तो ये हमारा होता है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट का खत्म सेशन। ठीक है, हमारा जो पहला सेक्टर था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। जो हमारा सेगमेंट होता है नेशनल सेगमेंट। तो अब हम नेशनल सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो देखिए नेशनल में भी जो हमारा पहला आर्टिकल के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है आयुष एंड जेप्टो के बारे में। तो जेप्टो के बारे में तो हमने सुना ही होगा, एक बहुत ही क्विक ई कॉमर्स आपका कंपनी है। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम स्टिपुलेटेड टाइम में जो है आपको डिलीवरी डोर स्टेप तक दे जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो तो विद इन 10 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स जो है इस कंपनी के थ्रू आपको डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जेप्टो ने जो है एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? आयुष के साथ। आयुष क्या है? जो हमारा आयुर्वेदिक सेक्टर है हमारे कंट्री का, जो हमारा आयुर्वेदिक हेल्थ केयर है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आयुष। तो आयुष ने जो है एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? जेप्टो कंपनी के साथ। ठीक है, ये क्या इसका मेन रीजन है? इस एमओयू के पीछे, इस इनिशिएटिव, इस कोलैबोरेशन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम वो समझते हैं। देखिए सिंस जेप्टो एक बहुत ही क्विक ई कॉमर्स कंपनी है जहां पे आप अपने वहां पे सामान रखोगे तो लाइक इट इज वेरी लाइकली कि भाई वो सामान जो है उसका वो प्रमोट होगा। ठीक है, तो आयुष का जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि इंडिया में आयुर्वेद जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, उनको और भी ज्यादा इनहैंस करना है, उन्हें और भी ज्यादा प्रमोट करना है, लोगों के बीच उसे लेके जाना है। और इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है आज के टाइम में वो है कि आप जो क्विक ई कॉमर्स कंपनीज है जैसे जेप्टो हो गए और भी कुछ कुछ, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप अगर उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो काफी ज्यादा जो है एक हाई प्रमोशन के चांसेस होते हैं, लोगों की नजर में ये काफी ज्यादा आपके आने वाला है।
तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आयुष रिलेटेड मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उनका यूसेज और बढ़े इंडिया में, इसीलिए जो है उन्होंने जेप्टो कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला न्यूज खत्म। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम आते हैं बीआरओ के ऊपर, ब्रो। ठीक है, ब्रो मतलब भाई वाला ब्रो नहीं, वो हो जाता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम जानते हैं, जितने भी हाई टेरेन एरियाज हैं वहां पर रोड बनाने का जो है ये काम करती है। और ये किसके अंडर आती है, याद रखेंगे ये हमारा ठीक है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये डायरेक्टली आती है। और मेनली इनका काम क्या होता है, इंडिया में जितने भी हाई टेरेन के एरियाज है, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है, जहां पे कनेक्टिविटी बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पे ये मेनली रोड्स एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, रोड बिछाने का ये काम करती है। ठीक है, तो अभी जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में इन्होंने रोड रिस्टोरेशन का इन्होंने काम किया है। ठीक है, किस ऑपरेशन के अंडर, वो है ऑपरेशन संपर्क के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे बीआरओ ने जम्मू कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड्स में, जम्मू कश्मीर के पासेस में उन्होंने जो है एक इनिशिएटिव लाया था रोड रिस्टोरेशन का एंड मेंटेनेंस का। और ये किसके अंडर हुआ है, ये हुआ है ऑपरेशन संपर्क के अंदर। ठीक है, क्या है ये ऑपरेशन संपर्क, चलिए ये समझते हैं। देखिए ये एक मिलिट्री और सिविल एक इनिशिएटिव है, किसके बीच में, ताकि जो जितने भी जो बॉर्डर विलेजेस हो गए, जो बॉर्डर एरियाज हो गए, जो थोड़ा हाई टेरेन एरियाज है वहां पे, ताकि लोकल्स के साथ जो मिलिट्री है डिफेंस, मेनली ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है, ताकि इंडियन आर्मी लोकल्स के साथ और ज्यादा घुल मिल सके और लोकल्स उनसे कम डरे। और साथ ही साथ जो है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो चल रही है, जैसे टेररिज्म वगैरह हो गया, या फिर और भी कुछ एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो चल रही हो, तो मिलिट्री को जो है उन लोकल्स के थ्रू उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सके। देखा जाए ब्रॉडली अगर हम देखें तो जो ये ऑपरेशन संकल्प है या फिर इनिशिएटिव संकल्प हम इसे कह सकते हैं, इसका अगर हम अच्छा हम इनिशिएटिव कह देते हैं, इनिशिएटिव संपर्क हम कहें तो मेनली ब्रॉडली अगर हम देखें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मिलिट्री डिफेंस, ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी और लोकल्स के बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा और स्ट्रेंथन हो सके आगे के लिए। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये होता है हमारा नेशनल सेगमेंट का दूसरा न्यूज भी खत्म। अब हम आते हैं तीसरा न्यूज में। तो तीसरा न्यूज जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, जो कि है नागालैंड स्टेट से। ठीक है, तो क्या है, देखिए नागालैंड में बना है इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल। क्या बना है, हम आते हैं नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में जो कोहिमा है वहां पर बना है क्या, ड्रोन स्कूल बना है। ड्रोन स्कूल बना है, साथ ही साथ बना है ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या बना है, ड्रोन सेंटर। ठीक है, तो याद रखेंगे नागालैंड के कोहिमा में ड्रोन से रिलेटेड दो इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। पहला एक ड्रोन स्कूल खोला गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरा जो खोला गया है वो है ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, तो ये दो इनिशिएटिव जो है ये नागालैंड में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब हम जानेंगे इसे इंट्रोड्यूस कराने का, इसे एस्टेब्लिश करने का क्या बेनिफिट है। तो चलिए समझते हैं। अभी देखिए क्या है ड्रोन, हम जानेंगे ड्रोन आज के टाइम में सिंस हमारा एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस कर रहे हैं, आज के टाइम में हम एआई को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमारा सारा काम जो है वो एआई के थ्रू चल रहा है, टेक्नोलॉजी हम मोस्टली जो है हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ठीक है, तो देखिए इस टेक्नोलॉजी में जो है ड्रोन एक बून की तरह काम करता है। कैसे, वो हम जानेंगे। देखिए ड्रोन का जो है आज के टाइम में आप
कभी ना कभी वंस इन योर लाइफ आपने ड्रोन को देखा ही होगा। चाहे आप शादी फंक्शन में आपने ड्रोन देखा होगा या फिर किसी मूवी शूटिंग के लिए ड्रोन देखा होगा। इंडिया में जो ड्रोन है काफ़ी यूजेस होती है, लेकिन अब हमारी जो डिफेंस सेक्टर्स है वहाँ पर भी जो है आपका ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा यूसेज बढ़ गया है, ठीक है। सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो गया आपका, छोटे छोटे मिसाइल्स वगैरह के लिए हो गया, ठीक है। और स्कीम्स की भी बात करें तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का जो प्रचलन है वो हो चुका है। हम सब जानते हैं ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में, है ना। कैसे ड्रोन दीदी स्कीम प्रेवलेंट है, उसके थ्रू कैसे फीमेल्स को रोजगार मिल रहा है। तो ड्रोन जो है आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा एक यूजफुल टूल हो गया है, जो कि एआई टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए ये ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश करने का क्या पर्पस रहा है। तो जो हमारी यूथ है, ठीक है, जो हमारी यूथ है उनको हम इस सेक्टर में, उसे हम ड्रोन की टेक्नोलॉजी में अगर हम उन्हें और अच्छे से ट्रेन करें, ठीक है, और उन्हें मतलब प्रॉपरली उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए इनके यूसेज पे, इनके बिल्डअप पे, कैसे इन्हें बनाया जाता है, कैसे इसे असेंबल किया जाता है, सेटअप किया जाता है, इन्हें यूज कैसे किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो यूथ है वो बेकार की चीजों में ना फंस के काम की चीजों में, मतलब एक काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट उनका होने वाला है किसमें, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें, ताकि आगे चल के जो है उन्हें एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके वो, मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सके, और साथ ही साथ उसके उन मतलब उन यूथ के स्किल्स से जो है हमारे नेशन को भी फायदा हो सकता है। तो ठीक है, तो याद रखेंगे नागालैंड के कोहिमा में खोला गया है ड्रोन स्कूल एंड साथ ही साथ खोला गया है ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चलिए, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ आर्टिकल, जो कि है महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है, जो कि किसके बारे में है, जो है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। क्यों है ये न्यूज में? तो पहली बात तो दो रीजन से न्यूज में है। पहला, जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे अजीत पवार, तो उनका एक क्रैश में उनका डेथ हो गया है, ठीक है। एक पहला महाराष्ट्र से जो है एक ये न्यूज है। दूसरा तो ये है महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो देखिए महाराष्ट्र इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जहां पर डेडिकेटेड गवर्नमेंट क्लिनिक एंड अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स में एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड मेनोपॉज सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है महाराष्ट्र में? मेनोपॉज सेंटर बनाया गया है, ठीक है। क्या है ये मेनोपॉज, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए हम सब ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा है, हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी पढ़ा है, समझा है या जाना है कहीं से भी। तो देखिए क्या होता है, एक फीमेल की बॉडी में काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कब? प्यूबर्टी के बाद। एक्चुअली प्यूबर्टी के बाद मेल और फीमेल दोनों के बॉडीज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन फीमेल के बॉडी में एक थोड़े अलग टाइप के भी हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उसे वुमेनहुड की तरफ पुश करने लगता है, ठीक है। तो ये जब फीमेल्स में, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी हिट होता है करीब 12 से 13 साल की उम्र में, तब क्या होता है उनके बॉडी में एक थोड़ा आपका हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इमर्जेंस होता है, ठीक है। एक मेंस्ट्रुएशन एक फेज होता है उनकी बॉडी में, जो कि अलग अलग फेजेस में पूरे 28 डेज में कवर होता है, जिसको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे मेंस्ट्रुअल, ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कि बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, एवरीडे लैंग्वेज में जिसको पीरियड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है ये मेनोपॉज, इसको भी अब हम समझेंगे। तो पहले हम ये मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम समझ लें। देखिए जब भी फीमेल में या फिर गर्ल चाइल्ड में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, यानी कि जब भी उसको उस लड़की को उसका पहला मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेनार्क। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेनार्क कहते हैं, ठीक है। ये आपका कंटिन्यू चलता है, ठीक है, कुछ सालों तक ये चलता है, अप टू 45 टू 50 ईयर्स तक जो है फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है। 50 ईयर्स तक आके 45 से 50 ईयर्स जो होता है एक एवरेज एज होता है। तो इस एज तक आने के बाद जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, यानी कि उस एज के बाद, चाहे वो चल एक एग्जांपल 50 मान के चल रहे थे कि 50 ईयर्स के बाद जो है फीमेल्स को और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो एक परमानेंट पॉज हो जाता है, परमानेंटली जो रुक जाता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। देखिए अब जो है
इसको इनिशिएट करने का मतलब इसको एस्टैब्लिश करने का क्या रीजन रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, या फिर क्यों मतलब इतना भी क्या एक इम्पॉर्टेंट ये एक पार्ट हो जाता है कि एक अलग से डेडिकेटेड क्लिनिक हमें बनाना पड़ रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड जो अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स है वहां पे। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं। देखिए जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना, तब तो काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस इंड्यूस होने लगते हैं, आपको फील होने लगता है वो चेंजेस। उसी तरह से जो है जब आपका मेनोपॉज होता है ना, मेनोपॉज मेनोपॉज शुरू होने से पहले और मेनोपॉज तक होने तक जो है वो जो एक फेज होता है वो उस फीमेल के लिए एक काफी फिजिकली एंड इमोशनली जो है बहुत ही ड्रेनिंग स्टेज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ही इमोशनल आपको आप लो फील करेंगे, ठीक है। फिजिकली भी काफी फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मेंटली भी वो काफी चीजों से लड़ रही होती है इन हार्मोनल इश्यूज की वजह से। तो उन सब से कोप अप करने के लिए जो है इस एक डेडिकेटेड क्लिनिक को लाया गया है, कहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स पे, जो कि आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लाया गया है, किसके थ्रू, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। और एक ऐसा उम्मीद भी रखा जाता है कि इंडिया के जो बाकी स्टेट्स है वहां पर भी जो है एक ऐसा डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक या फिर मेनार्क क्लिनिक जो भी है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो है इस साइकिल से रिलेटेड एक बनना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेक्टर। चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा नेशनल सेगमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सेगमेंट के ऊपर। तो क्या है हमारा जो हम हमारा सीक्वेंस होता है, तो नेक्स्ट अब हम आने वाले हैं, कवर करने वाले हैं हमारा इंटरनेशनल सेगमेंट। तो एक बहुत ही इंटरनेशनल सेगमेंट में आपको बहुत ही अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा। देखिए हम आज के टाइम में तो जान लेते हैं पहले ये हो गया हमारा इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल में हमारा होने वाला है यूपीआई के बारे में, ठीक है। क्या होने वाला है हमारा यूपीआई के बारे में, क्या होता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, यूपीआई को हम कहते हैं यूनिफाइड, ठीक है, हम कहते हैं इसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जिसको कि हम आज के टाइम में मुझे लगता है कि बहुत ही कम ही लोग होंगे जो इस यूपीआई फैसिलिटीज को यूज नहीं करते हैं, उनका लाभ नहीं उठाते हैं। तो एक बहुत ही ईज जो हमारा ट्रांजैक्शन है बहुत ही ईज कर देता है, बहुत ही ईजी हो जाता है हमारा एवरीडे डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होता है, विद इन अ सिंगल क्लिक और विद इन सेकेंड्स जो है हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है इस मैकेनिज्म के थ्रू, यूपीआई मेथड के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ये इंटरनेशनली ये न्यूज में क्यों आ रहा है इतना, तो हम समझते हैं। तो देखिए जापान में भी जो है यूपीआई इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है, ठीक है। यानी कि अब जापान में भी हम इंडियंस जो है हम अपने इंडियन बैंक अकाउंट से जापान में हम यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे ये अभी तक एक कंप्लीटली स्टडी फेज में ये नहीं चल रहा है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि कब होने वाला है, जो कि 2026 से इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो देखिए इनिशियली जो है ये पहला याद रखेंगे ये एक पायलट प्रोजेक्ट ही है अभी करेंटली, और इसे किससे प्रोवाइड किया जाएगा एट प्रेजेंट, जो टूरिस्ट है, ठीक है। अभी ये मोस्टली जो टूरिस्ट विजिट करने वाले हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये टेम्परेली एक टेस्टिंग के लिए चल रहा है कि क्या एक्चुअली में वहां पे हम जो भी हम टेक्नोलॉजी लिंक करने वाले हैं उससे यूपीआई को हम यूज कर सकेंगे कि नहीं, हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, जो जब जापान में भी यूपीआई हम एज एन इंडियन हम यूपीआई वहां यूज कर सकेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है हम चलिए उसको समझते हैं। देखिए अगर इंडिया में तो आप ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाएंगे तो आप बहुत ही इजीली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप नेबरिंग कंट्रीज भी अगर आप जाते हैं जैसे कि नेपाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपका यूपीआई जो है आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने इंडियन बैंक अकाउंट से। तो जापान में क्या है कि जापान में जब अब ये यूपीआई जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो टूरिज्म है
इंडिया की तरफ से जो टूरिज्म है जापान में वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश कैरी करना पड़ेगा, जो आपको कन्वर्ट कराना होगा, जो करेंसी एक्सचेंज है आपको पहले एक्सचेंज करानी होगी करेंसी। और अगर पैसे कम पड़ गए तब तो फिर यू हैव नो ऑप्शन, मतलब वहां पे भी आप करा सकते हो। बट अब क्या है कि इस यूपीआई इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से जापान में जो है एक सीमलेस ट्रांजैक्शन जो है आप कर सकेंगे एज अ टूरिस्ट। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्प होगा और साथ ही साथ जो है टूरिज्म भी बहुत ज्यादा जापान का तो टूरिज्म बढ़ेगा और इंडिया की तरफ से जो भी है और भी ज्यादा टूरिस्ट वहां पे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे जाके जापान को। ठीक है, ये हो गया आपका। और साथ ही साथ जो है आपका बिजनेस रिलेटेड भी आपका काफी हेल्प होने वाला है इस यूपीआई से, जो कि जापान में अब इंट्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये होता है हमारा इंटरनेशनल सेगमेंट खत्म। ठीक है, अब हम आते हैं आज के लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी है अब हम आज हम एक कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ेंगे आईआईटी मद्रास के। ठीक है, ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आईआईटी मद्रास एंड स्वयं प्लस के एक कोलैबोरेशन इनिशिएटिव के हम बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आईआईटी मद्रास तो हम जानते ही हैं आईआईटी क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मद्रास में सिचुएटेड है। इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, नोन अपने पढ़ाई के लिए, अपने इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने एक ट्रेनिंग लॉन्च किया है। उन्होंने एक लॉन्च किया है, क्या उन्होंने एक एआई कोर्स, ठीक है, एआई लर्निंग कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि क्या है, जो कि बिल्कुल फ्री है। किसके लिए, ये किसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है, जितने भी रूरल टीचर्स है, ठीक है, जितने भी रूरल टीचर्स है आपके कंट्री में, तो उनके लिए जो है इस एआई कोर्स को रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है, चलिए हम ये समझते हैं। पहले तुम ये भी जान लेते हैं, ये जो कोर्स है ये आपका कंप्लीट 40 आवर्स का जो है ये कोर्स है, जहां पे लर्निंग आउटकम को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, लर्निंग आउटकम यानी कि क्या हुआ, बच्चा जो आप बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उससे वो बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, वो बच्चा क्या एक आपका आउटकम निकाल रहा है उस पढ़ाई से, उसको हम कहते हैं, उसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में यानी कि पढ़ाई में बच्चे का लर्निंग आउटकम और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो है इस कोर्स को रखा गया है। क्योंकि अभी मैंने बताया था इंडिया जो है अभी बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन चल रहा है। तो आप सिर्फ बाकी सेक्टर्स में नहीं, एजुकेशन सेक्टर्स में भी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज्यादा अभी वे फॉरवर्ड चल रहा है। और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में भी आप टेक्नोलॉजी का बहुत यूसेज बढ़ गया है और एआई भी जो है अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, सिर्फ अर्बन स्कूल्स में नहीं, अभी इनिशिएटिव्स के वजह से और भी स्कीम्स एंड पॉलिसीज के थ्रू जो है जो रूरल स्कूल्स हो जाते हैं वहां पर भी आपका ये टेक्नोलॉजी जो एआई है, एआई के थ्रू जो आपका पढ़ाई है, एआई के थ्रू जो एजुकेशन है, उन्हें भी बहुत ज्यादा एनहांस किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना एक बहुत बड़ा ये नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। जो मेन प्रॉब्लम होता है, आप जाके किसी भी गांव के स्कूल में आप स्मार्ट बोर्ड लगा सकते हैं, आप कैमराज स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप प्रोजेक्टर्स लगा सकते हैं, लेकिन जब तक वहाँ के टीचर्स को, वहाँ के हेडमास्टर्स को उन्हें उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना नहीं आएगा, तब तक इन सारे चीजों का एक्चुअली में कोई यूज नहीं रहेगा, ये बस ऐसे रखे रह जाएगा। और अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टूडेंट का एज सच कोई लर्निंग आउटकम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी चीज को मद्देनजर देखते हुए आईआईटी मद्रास ने स्वयं प्लस के साथ जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लाया है, जहां पे उन्होंने एक फ्री एआई लर्निंग कोर्स उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, सॉरी लॉन्च किया है। 40 घंटे का ये कोर्स है, कंप्लीटली फ्री है। और जो बेनिफिशियरीज है वो है हमारे जो इंडिया के जो रूरल एरियाज के जो टीचर्स हो गए, जो रूरल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हें आपको एनरिच करने के लिए इस नॉलेज से जो है इस इनिशिएटिव को, इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है,
तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो यही था। 3 हमने इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स पढ़ लिए। हमने 4 इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स पढ़ लिए। पहला था हमारा इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स का, दूसरा था हमारा नेशनल सेक्टर का, तीसरा हमने पढ़ा इंटरनेशनल का, और चौथा हमने किसका पढ़ा? हमने साइंस एंड टेक का पढ़ा। अगर हम रिवीजन की बात करें, चलिए थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट में हमने क्या पढ़ा था? न्यूज़पेपर डे जो है 29 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन 1780 को हमारा पहला न्यूज़पेपर प्री इंडिपेंडेंट एरिया इंडिया में, सॉरी याद रखेंगे, बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था, और ये एक वीकली पब्लिकेशन थी। कौन पब्लिश किया था? जो जेम्स ऑगस्ट हिकी थे, उन्होंने पब्लिश करवाया था। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल की हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मेनोपॉज क्लिनिक के बारे में पढ़ा, हमने ड्रोन स्कूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ, ड्रोन स्कूल के बारे में पढ़ा। हमने आयुष और जेप्टो के कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे आयुष जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन के यूसेज को और प्रमोट करने के लिए हमने इस कोलैबोरेशन को पढ़ा। किसके साथ? जेप्टो, एक जो क्विक ई कॉमर्स कंपनी है, हमने उसके साथ पढ़ा। साथ ही साथ हमने बीआरओ के बारे में पढ़ा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। किस इनिशिएटिव के अंदर उसने अभी रोड रिस्टोरेशन का काम किया था? इनिशिएटिव संपर्क के अंदर। ठीक है, और हमने नागालैंड के बारे में पढ़ा, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा। इंटरनेशनली हम आए तो हमने जापान और यूपीआई के कोलैबोरेशन के बारे में भी पढ़ा कि अब जापान में भी यूपीआई जो है अब यूज होने वाला है। साइंस एंड टेक में आए तो साइंस एंड टेक में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने आईआईटी मद्रास के इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा, जिसमें से कि रूरल टीचर्स को क्या प्रोवाइड किया जाने वाला है? रूरल टीचर्स को फ्री एआई कोर्स प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिससे वो अपना एआई टेक्नोलॉजी को और एनहांस कर सके और बच्चे का लर्निंग आउटकम बढ़ा सके। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।